हेलो टीचर्स, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा स्टेट लेवल महाराष्ट्र का एग्जामिनेशन कल है। तो अगर आप थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। मैं हमेशा अपना सेशन बेसिक गाइडेंस से स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आपने मेरे ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन देखे हैं तो आप ये पोर्शन स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई नेट सेट के लिए तो हमें कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। और अगर आप सिर्फ कल स्टेट लेवल नहीं दे रहे हैं या फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या भी हमारा जैसे जून में नेट एग्जामिनेशन आएगा, तो उसके व्यू पॉइंट से भी आप ये इनिशियल मेरी स्लाइड्स दे सकते हैं। सिलेबस को हमें हमेशा इन डेप्थ समझ आना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, सिलेबस आप हमेशा एनटीए यूजीसी की वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं है कहीं से हमने कोई भी वेबसाइट से ले लिया और हमें पता ही नहीं सिलेबस कौन सा है। और जबकि हमें पता है कि चेयरमैन ने बताया हुआ है कि सिलेबस अपग्रेड होने वाला है, तो पूरा सिलेबस तो चेंज नहीं होगा बट डेफिनेटली अपग्रेड होने वाला है। तो फ्यूचर में हमारे सिलेबस में भी चेंजेस आने वाले हैं। कैसे पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, ये हमें कैसे पता लगता है? जब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को रेफर करते हैं। आज मैं भी आपको पढ़ाने के लिए पुराने क्वेश्चंस या पुराने क्वेश्चन पेपर्स जरूर रेफर करती हूँ। हमें अपने एग्जाम की तरफ जो हमारा परसेप्शन है कि इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, अब जैसे मैं आपको ही खुद बोलूंगी कि हमें पेपर वन में 10 टॉपिक्स और पेपर टू में फिर से 10 टॉपिक्स लेके जाना है, तो आप एक अटेम्प्ट के लिए 20 पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमने कभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो हमें अपना परसेप्शन बदलना है। ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। अगर किसी एक का क्वालिफाई हो रहा है, कोई एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई कर पा रहा है, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ऐसे सोचिए कि 4 ऑप्शंस तो सामने दिए हुए हैं, इनमें से तो सही आंसर ढूंढना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हम ट्रिक्स एंड टिप्स, कॉमन सेंस कैसे ढूंढ सकते हैं वो मैं आपको सेशन के ड्यूरिंग बताऊंगी। ये एग्जाम क्यों है या क्यों कंडक्ट हो रहा है, हमें इससे क्या बेनिफिट होता है? तो एनटीए कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन यूजीसी के बिहाफ पर। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यूजीसी हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप करके आपको एलिजिबिलिटी है। तो जब भी आप फॉर्म भरते हैं आपको ऑप्शन मिलते हैं, आर यू अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और फॉर जेआरएफ। तो अगर आपकी एज ब्रैकेट में आप फिट हो रहे हैं, ठीक है, आप एज का क्राइटेरिया चेक कर लीजिए, उसमें अगर आप फिट हो रहे हैं तो आप हमेशा जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी अप्लाई करिए। क्योंकि इससे क्या बेनिफिट होता है, हमें यूजीसी से एक मंथली स्टाइपेंड मिलता है जिससे हमारी पीएचडी स्पॉन्सर हो जाती है। ओके, और हम ये एग्जाम के लिए कब एलिजिबल है? जैसे ही हमारा एमकॉम पार्ट 1 का हमारा रिजल्ट आ जाता है हम ये एग्जाम दे सकते हैं। और जैसे हमारा एमकॉम पार्ट 2 क्लियर हो जाएगा, तो अगर हम एमकॉम पार्ट 1 होते ही क्वालिफाई हो जाते हैं तो पार्ट 2 होते सर आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। अदरवाइज उसके पहले आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहता है। एमकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको 55% मार्क्स लाने रहते हैं। ये एग्जाम जनरली ट्वाइस अ ईयर होता है, बट जैसे कि हमें पता है कभी कभी साल में एक बार हो जाता है, डिपेंड्स। बट जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं जून जुलाई दिसंबर के अटेम्प्ट रहते हैं। इट इज इन सीबीटी मोड, मतलब सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो ये भी हमारा हायर एजुकेशन का पार्ट है सीबीटी। तो देखिए, आप जब भी कुछ पढ़ रहे हैं आप उसमें ऑब्जर्व करना सीखें, ठीक है, क्योंकि कल ये क्वेश्चन नेट सेट का बन सकता है। स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, आप जून से स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अभी जैसे कल हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र का एग्जामिनेशन है। तो महाराष्ट्र एग्जामिनेशन और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में क्या फर्क है? अगर आप एक स्टेट लेवल एग्जाम क्वालिफाई करते तो आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स वहीं तक लिमिटेड रहते हैं। और नेट एग्जाम जैसे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑल इंडिया कहीं पर भी एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने के लिए। ये एग्जाम कैसे है? हमारे पास कॉम्पोजिशन क्या है? पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ आर एमसीक्यूज। पेपर 1 हमारा जनरल पेपर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 50 क्वेश्चंस कंपलसरी है फॉर 2 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स के लिए। और हमारे पास टाइम होता है 1 आवर। दैट इज, हमें पता है एक क्वेश्चन अगर हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 1 घंटे में कितने हमें उसको टाइम देना है। पेपर 2 सिलेबस कौन सा है? जो आप जिसमें आपने पीजी कंप्लीट किए। और मैं हमेशा कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, जैसे मैं एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट हूँ, बट आप अगर एमकॉम इन अकाउंटेंसी भी है या एमकॉम इन बैंकिंग भी है तब भी आपको नेट सेट का सब्जेक्ट कॉमर्स ही देना है, मैनेजमेंट नहीं देना है। मैनेजमेंट कौन देते हैं? जिन्होंने एमबीए किया होता है। एंड अगर आप जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए देखेंगे,
नेट की इतनी रिकॉग्निशन नहीं रहती है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में, या तो आपको वहां पर पीएचडी चाहिए या तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए। तो मेरी सजेशन है, अगर आप यूजीसी मतलब ऐसे परमानेंट पोस्टिंग्स के लिए कभी भी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप एमकॉम इन कॉमर्स ही कीजिए, बिकॉज कॉमर्स इज अ रिकॉग्नाइज्ड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पेपर 2 में 100 क्वेश्चन से 2 मार्क्स, 200 मार्क्स के लिए, और हमारे पास है 2 आवर्स। टोटल हम 300 मार्क्स के लिए बैठ रहे हैं और हमारे पास 3 आवर्स है 180 मिनट्स। आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपके स्क्रीन पर टाइमर लगा होता है जो 180 मिनट से स्टार्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि हर सेकंड इंपॉर्टेंट है एग्जाम का। हर बार आपको देखना है कि आप कितना टाइम एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं क्वेश्चन को हमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो हमारा दूसरा क्वेश्चन मिस हो जाएगा, या हमने स्टार्टिंग में इतना टाइम दे दिया कि एंड के इजी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो आप देखिए, जब भी आप पेपर दे रहे हैं आप अपना टाइम को मैनेज करना सीखिए। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये मैंने इसकी 2023 की नोटिफिकेशन है, आप अभी चेंज हुआ है तो आप वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिक्कत आती है एग्जाम में, हमें क्वालिफाई होना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है 40% वहां पासिंग लिखा है, बट 40% पासिंग तो मतलब यहाँ पर हम काउंट ही ना करें, हमें सीधा मेरिट लिस्ट में आना। अब मेरिट लिस्ट क्या रहती है, हर एग्जाम का हर अटेम्प्ट का परसेंटाइल चेंज हो जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कॉमर्स में ज्यादा कैंडिडेट्स है तो शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है, तो उसमें परसेंटाइल कैलकुलेट होता है। अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट्स में परसेंटेज रहता है। तो अगर आपको 70% ही मेरिट लिस्ट लगेगी तो आप 69% लाएंगे भी तो भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको याद रखना है मेरिट लिस्ट में हमें क्वालिफाई होके आना है। मैंने एग्जाम्स की कुछ लिंक दी है। यहाँ पर मैं हमेशा स्टडी मटेरियल बोलती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें अगर सिलेबस ही नहीं पता और हमें कैसे उसको डिवाइड करना है या हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर आज मेरे पास एक ही दिन बचा है या मेरे पास कुछ घंटे ही बचे तो मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है इस टाइम। अगर आप कल का एग्जाम दे रहे तो मेरी सजेशन है आप जो अब तक पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज कीजिए, पैनिक मत होइए। ठीक है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है सब पढ़ते गए हमें पता होना चाहिए उसको कैसे पढ़ना है, कैसे हम आंसर्स ढूंढ सकते हैं, कौन सी बुक रेफर करनी है जिससे आप कंफर्टेबल है। बट इंश्योर कीजिए अगर वो सिलेबस पूरा कवर ही नहीं करती तो वो बुक भी वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमें समझ भी तो आना चाहिए ना हम सही जगह से पढ़ रहे हैं कि नहीं। पेपर 1 के लिए मैं ऑलवेज रेकमेंड करती हूँ केवीएस मदान ऑथर, पियर्सन पब्लिकेशन, वेरी गुड बुक। ठीक है, एक बार आपने वहां से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारे सोर्सेज मत रेफर कर लिए, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ कोई और पढ़ा रहा है, या फिर आपने 10 वेबसाइट्स देख ली या 10 आपने चैनल्स देख लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज रहिए, सिस्टमेटिक है, सिलेबस आपके पास है तो वो कंटेंट कहाँ से पढ़ना है आपको पता होना चाहिए। लास्ट डे रिविजन के लिए स्मार्ट नोट्स बनाए। ठीक है, इस अटेम्प्ट में हम बाई चांस क्वालिफाई नहीं हो पा रहे तो अगले अटेम्प्ट के लिए भी काम आ जाएगा, और अगर हम क्वालिफाई हो जाते हैं हम डेफिनेटली वो नोट्स किसी को पास ऑन कर सकते हैं। Always ensure that you are sincere and dedication. Definitely, you are appearing for an all-India competitive examination. We cannot expect it to be an easy one. Frequently asked questions. इसमें मेरा स्टेप 2 हमेशा रहता है कि पेपर का हमें वेटेज पता है या नहीं। तो पेपर 1 हमारा प्रेडिक्टेबल रहता है, उसमें अगर आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं यूजीसी की वेबसाइट पर वहां लिखा होता है 5 क्वेश्चंस पर टॉपिक विल बी आस्क्ड। मतलब पेपर 1 में हर टॉपिक को इक्वल वेटेज दिया गया है और हमारे पास हमेशा उसके 10 मार्क्स पर टॉपिक है। बट पेपर 2 है ना अनप्रेडिक्टेबल है। अब जैसे मैं कॉमर्स से बिलोंग करती हूँ तो ऐसे होता है कभी कभी कुछ ज्यादा क्वेश्चंस मार्केटिंग से पूछ लिए, अकाउंटेंसी से पूछ लिए, रिसर्च से पूछ लिए, या बिजनेस इकोनॉमिक्स से, और हो सकता है हमने जो अच्छे से सिलेबस प्रिपेयर किया था वो सब्जेक्ट जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, या फिर हमें ऑडिटिंग पसंद है, वो क्वेश्चंस पूछे बहुत कम गए। ठीक है, तो पेपर 2 हमारे पास प्रेडिक्टेबल नहीं है। हमें एमसीक्यूज पढ़ना है, मतलब अगर मैं एमसीक्यूज के लिए अपेयर हो रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए सब्जेक्टिव से भी डिफिकल्ट ज्यादा हो जाता है। आप एक बार सब्जेक्टिव में तो कुछ भी लिखाते हैं बट एमसीक्यूज में आपको या तो आंसर राइट मिलेगा या रॉन्ग, तो उसके लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा है। जितनी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी उतना आपको ईजी हो जाएगा क्वालिफाई होना। जब भी आप पढ़ते हो उसको क्वालिटी टाइम दीजिए। आपके पास रीसेंट पास्ट पेपर्स अवेलेबल है द वेबसाइट पर अपलोडेड है, तो देखिए 2023 में कैसे ट्रेंड था, क्या पूछा जा रहा था। जैसे 2019 में उन्होंने कॉमर्स में पैसेज इंट्रोड्यूस किया था, पहले सिर्फ पेपर 1 में पैसेज आता था, कुछ मार्केटिंग का ह्यूमन रिसोर्स का आपको पैसे दिए, तो ये कुछ ना कुछ चेंजेस कभी भी हो सकते। पास्ट पेपर्स हमें हेल्प करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेट। मैं हमेशा कहती हूँ नेट सेट रट्टा एग्जाम नहीं है, आप 20 टॉपिक्स रट्टा नहीं कर सकते, और अगर वो सब्जेक्ट्स भी आप स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पर पढ़े तो ये डेफिनेटली आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। आप जितने ज्यादा अपने मास्टर्स के नजदीक होते
उतनी जल्दी आपको क्वालिफाई होना ईजी है। ठीक है, आप अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, आपको थियोरी टॉपिक्स पसंद है या आपको पेपर वन ज्यादा पसंद है या आपको कौन सा टॉपिक नहीं पसंद है, तो उससे आपको पता लगता है कि मैं कहाँ पर कितनी मेहनत करनी है या कहाँ मैं स्किप कर सकती हूँ। अब जैसे मैं अगर बोलूँ मुझे पेपर टू में अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए बैठ के हम पढ़ते क्लासेस लगाते फिर भी समझ नहीं आता, कैलकुलेटर के बिना कैलकुलेशन नहीं कर पाते, इतने सारे फॉर्मूलेज है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या कर सकते हैं, उसको कंपेंसेट करिए अपने दूसरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक से। और जैसे कि मैंने ये भी कहा कि पेपर टू में हमारे पास प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस नहीं है, यू नेवर नो कि आपने अगर अकाउंटेंसी स्किप कर दिया तो उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए जितना हर सिलेबस का, हर टॉपिक के सिलेबस को पढ़ सकते उतना कीजिए। ठीक है, आप रट्टे नहीं मार सकते बहुत बार फॉर्मूलोज को, वहां पर अगर आप कैलकुलेटर के बिना कैलकुलेट करें अकाउंटेंसी का सम आपको कितना भी फेवरेट है, बट अगर आप एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट लगा रहे हैं विदाउट कैलकुलेटर, तो क्या वो वर्थ है 2 मार्क्स? इसके बदले आप कोई इजी टॉपिक के शायद 5 क्वेश्चन उतने टाइम में कर पाते। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी। आप हमेशा न्यूज़पेपर जैसे न्यूज या फिर मैं बोलूँ करंट अफेयर्स को ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे हमारा कॉमर्स इज नॉट ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ठीक है, अभी WTO में क्या हो रहा है या उसके मेंबर्स कौन है या कोई कंट्री ने कोई इन्वायरमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको रीसेंट अवेयरनेस है और हमारे कॉमर्स के पार्ट रहेंगे। मिनिस्ट्री, अभी जैसे MHRD मिनिस्ट्री है तो उसका नया नाम क्या है, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे क्या आने वाला है, ये सारी चीजें आ सकती है। ठीक है, अब मैं हमेशा ये गाइडेंस में बोलती हूँ कि पेपर वन में हमें कितने मार्क्स लाने हैं और पेपर टू में अगर आप एक 70% तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि कॉमर्स का परसेंटाइल है, अगर 70% तक पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली मैं कहती हूँ हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी क्वालिफाई कर लेते हैं। पेपर वन में मेरे पास होते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है, हर टॉपिक में से मुझे 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, आपको हर 5 क्वेश्चंस में से हर टॉपिक के 5 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर ही पाते करेक्ट आंसर्स के साथ। तो अगर मैं 3 क्वेश्चंस कर रही हूँ 2 मार्क्स ईच और 10 टॉपिक्स के, तो डेफिनेटली मैं 60 मार्क्स तक पहुंच रही हूँ। और अगर थोड़ी सी मेहनत या थोड़ी सी समझदारी या थोड़ी सी मेरा लक, ठीक है, कॉमन सेंस से मैं 10 मार्क्स और ला सकती हूँ, तो मैं पेपर वन में 70 का टारगेट करूँ। सिमिलरली फॉर पेपर टू, अगर मैं वैसे ही मेरे पास कितने टॉपिक है पेपर टू में भी 10, मैं हर टॉपिक में से भी अगर मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, मैं 10 में से तो नहीं बोल सकती हर के ऊपर 10 टॉपिक्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं फिर भी अगर 6 क्वेश्चंस को पकड़ के चलूं कि 6 बिजनेस एनवायरनमेंट से आ जाएंगे, 6 मार्केटिंग से आ जाएंगे, 6 अकाउंटेंसी से, तो 6 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स अगर मैं करती हूँ और 10 टॉपिक्स का, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी मैं 120 का स्कोर लाती हूँ और फिर से 10 मार्क्स मेरे को कुछ बेनिफिट से मिल जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, या कभी कभी तीर तुक्का भी राइट लग जाता है तो 130। तो यहाँ तो मैं 210 का टोटल रख रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं इतना ला सकती हूँ। हमें ऑल इंडिया रैंक नहीं लाना है। ठीक है, मुझे ये नहीं प्रूव करना है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, आपको अपने मेहनत करनी है इतनी कि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप ले आए। ठीक है, और अगर इतने मार्क्स हम ले आते हैं तो डेफिनेटली हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी और हमारी PhD भी इजीली हो जाती। और जैसे कि आपको पता अभी नोटिफिकेशन आ गया है, थोड़े टाइम में PhD एंट्रेंस एग्जाम जैसे रहते हैं वो शायद पूरे तरह से बंद हो जाएंगे और डायरेक्टली नेट सेट के बेसिस पर इनफैक्ट मैं नेट ही बोलूंगी कि बेसिस पर ही आपकी PhD की सिलेक्शन होगी। तो देख लीजिए, अभी हमें नेट पर बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, एक बार नेट पर मेहनत हो गई तो डेफिनेटली हमारा PhD की एडमिशन इजी हो जाएगी। हम हमेशा मोटिवेटेड रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है। एग्जाम में कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है, वहां जाके पता लगता है ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, तो अपने आप को थोड़ा काम रखिए, क्योंकि हमें पता है हमारा मेन गोल क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ से जाना है। ठीक है, टाइम को हमेशा मैनेज कीजिए, सिली मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। अभी जैसे स्टेट लेवल अगर पेन और पेपर एग्जाम है तो वहां पर आपने गलत मार्क कर दिया, ठीक है, वो चीजें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पर भी हम स्क्रीन पर जब मार्क कर देते मार्क फॉर रिव्यू, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं बाद में और आप भूल जाते हैं तो वहां पर आपसे मिस्टेक हो जाती है, आपके 2 मार्क्स जा सकते हैं। अपने आप को हमेशा रेलेवेंट चीजों से अपडेट रखिए। ठीक है, हम टीचर्स हमें फ्यूचर में जाके बहुत मेहनत करनी है, तो याद रखिए कि अभी से हम मेहनत जो कर रहे हैं वो फ्यूचर बना रहे हैं। हमें ये सब नहीं करना है, सिलेबस बहुत बड़ा है मुझे पता है, उसका हो गया मेरा नहीं होता क्वालिफाई। ठीक है, डर लगता है, इतना कौन पढ़ेगा, टाइम ही नहीं मिला, कॉलेज में सुपरविजन थी, कॉलेज में एग्जामिनेशन था, बट ये जब हमने डिसाइड कर ही लिया कि क्वालिफाई करना है तो डेफिनेटली कर। ठीक है, जैसे हमें एक टाइम पता होता था ग्रेजुएशन करनी ही कंप्लीट है, तो कोई
कुछ भी हो जाए हमें ग्रेजुएशन करना ही। तो सिमिलरली आपको इसके लिए भी एटीट्यूड ऐसे बनाना है। ऐसे मत सोचिए ऑप्शनल एग्जाम में कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलेगा। ओके, आप ये सोचिए कि टीचिंग में आना है तो आपको ये मैंडेटरी एग्जाम क्वालिफाई करना ही है। ठीक है, एग्जाम के टाइम पैनिक नहीं होना है। यहाँ पर हमारे यूजीसी के अंडर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन, कोई भी क्वेश्चन को खाली मत छोड़ के आइए। जब आपको लगता है आपको कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है तो उसमें से बेस्ट सुटेबल जरूर मार्क करके आइए, और ऐसे मत सोचिए एंड में करेंगे, एंड में करते करते आपका टाइम चला जाए। ठीक है, अगर आप नेट एग्जाम दे रहे हैं तो स्क्रीन पर आपके पास दोनों पेपर्स अवेलेबल होते हैं, आप स्विच कर सकते हैं पेपर 1 से पेपर 2 पर। बट हमेशा एक याद रखिए, पेपर 1 को 60 मिनट्स ही दीजिए और पेपर 2 के लिए बाकी टाइम रखिए। कभी ऐसा होता है पेपर 1 बहुत ईजी था तो पेपर 2 हमें लगता है कि चलो पेपर 2 बाद में मैनेज हो जाएगा, बट ऐसी गलती मत कीजिए, पहले 60 मिनट्स दे दीजिए, फिर उसके बाद अगर आपके पास पेपर 2 के टाइम भी बच जाता है ड्यूरिंग, तो आप फिर वापस पेपर 1 पर आ जाइए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को एडिशनल टाइम देने से आपका दूसरा कहीं और नुकसान हो सकता है। अब मैं सिलेबस पर आ रही हूँ। ये सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप कल के एग्जाम के लिए मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इतना पोर्शन स्किप कर दीजिए और आगे सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। पेपर 1 में हमारे पास 10 टॉपिक्स है, मैंने डिवाइड किया, लेफ्ट साइड में मैंने थ्योरेटिकल टॉपिक्स रखे और राइट साइड में मैंने प्रैक्टिकल टॉपिक्स रखे। ठीक है, अब देखिए आपके पास थियोरी में आ रहे हैं 70 मार्क्स और आपके पास आ रहे हैं 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। अभी मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे पता है मैं मार्क्स कैसे लूँ। अब अगर मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं 70 मार्क्स कोशिश करूंगी थ्योरी से लाने की। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं प्रैक्टिकल को छोड़ के चल जाऊं, मैं उसमें से जो मुझे सुटेबल लगता है मैं वो कर सकती हूँ। और अगर प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा और आपको गारंटी आपको ये 30 मार्क्स आ जाएंगे तो वेल एंड गुड, साथ में आपको थ्योरी के भी कुछ मार्क्स। ठीक है, आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है, आप करिए क्लासेस ज्वाइन, बट आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। आज मैं एज अ टीचर अपनी स्ट्रेटेजी बता सकती हूँ, बट एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड नहीं जमता है तो क्या वो 10 मार्क्स के लिए मैं कितनी ज्यादा ट्यूशंस पर खर्चा करूं, या फिर मुझे ये देखना चाहिए क्या घर बैठे बैठे मैं कम्युनिकेशन पढ़ सकता हूँ, या मैं घर बैठे बैठे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस क्लियर कर सकते हो। तो हम अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, थ्योरी, रिसर्च एप्टीट्यूड। ये दोनों हमको लाइफ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज अ टीचर्स हमको ये जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को यूज करना। और रिसर्च तो आपको पता है अब कितनी मैंडेटरी हो चुकी है, और अंडर ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट तक, पीएचडी तक आपको रिसर्च तो काम आने वाली। अगर आप कॉमर्स से या आपके कोई भी स्ट्रीम में पेपर 2 में भी आपको रिसर्च मिल रहा है, जैसे हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को है एक पूरा यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड जैसा ही रिलेटेड, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर भी आपका सिलेबस कवर हो रहा है। थर्ड कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश पैसेज, फोर्थ कम्युनिकेशन है, फिफ्थ यूनिट हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है जो प्रैक्टिकल है। ठीक है, सिक्स हमारा लॉजिकल रीजनिंग है जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी है। अब यहाँ पर भी मैं अगर वेन डायग्राम्स नहीं आते मुझे, ठीक है, सिलोजिज्म जिसको बोलते हैं, मैं उसको नहीं करके जाती हूँ, बट उसके बाद जो फैलेसी डीएनए या फिर मैं बोलूँ मुझे वहां पर नहीं जो इंडियन अपनी अनुमानाज वो सब बताए गए हैं, तो वहां पर मैं जरूर उसको सीख के जाती हूँ। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ आ गया, चार्ट आ गया, जो समझ आता है बहुत इजी, कुछ कुछ चीजें हमें नहीं कैलकुलेट होती है, बट उसमें भी हमारे पास ऐसे 5 क्वेश्चंस होते हैं। 2-3 क्वेश्चंस तो हम ऑब्जर्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई डायग्राम चार्ट देख के। ठीक है, तो वहां पर ऐसा डरना नहीं है कि मुझे ये सब नहीं आता तो मैंने पूरा छोड़ दिया। मैं हमेशा बोलती हूँ हर टॉपिक में से आप 3 क्वेश्चन तो टारगेट कर ही सकते हैं। कीप कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, हम एमकॉम करके एक लेवल पर पहुंचे तो इतना हम कर ही सकते हैं। 8th यूनिट हमारे आईसीटी। ठीक है, इसमें से हम पता है कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट हो गया टेक्नोलॉजी रिलेटेड। 9th इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट जिसको हम अक्सर ईवीएस कहते हैं, तो हमारा मेन थीम सस्टेनेबिलिटी चल रहा है आजकल। हायर एजुकेशन सिस्टम हमें पता होना चाहिए कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर एजुकेशन अब हम उसमें पढ़ भी रहे हैं और हम उसमें पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया, अभी आपकी जिम्मेदारी है, आपको पता होना चाहिए कैसे। प्रैक्टिकल का क्या इंपॉर्टेंट एक बहुत बेनिफिट है, मुझे आ गया आंसर कैलकुलेशन करना, फॉर्मूला याद रह गया, विदाउट कैलकुलेटर भी टाइम मैनेज हो रहा है, तो 30 मार्क्स पूरे हाथ में। और ये थियोरी क्वेश्चंस में सिर्फ इतना होता है कि हम जितने ज्यादा क्लियर हो गए उतना ही हमको आंसर्स ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ये मैं हमेशा बोलती हूँ एमसीक्यूज ऐसे ही दिखते हैं, सब सेम ही दिखते हैं, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर होता है, तो इसके बियॉन्ड जाना है, हमें फिक्स आंसर ढूंढना है। कमिंग टू द टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पर जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शंस करने हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटली अगर अभी मैं ये आपको स्किप करा रही हूँ पोर्शन का क्योंकि मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जा रही हूँ, बट आपको क्या याद रखना है, ये जो हमारे क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं।
मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन सा कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है या क्या देना है ये मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। डायरेक्टली वेबसाइट है ये, देखिए सिर्फ एक बार मैं बताऊंगी कि यहाँ पर 6 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। तो हमें लगता है ना कि नेट सेट के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सिलेबस से ही आते हैं, ठीक है। और हमको ये याद रखना है कि हम कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको कौन सी बुक्स भी नहीं खरीद रहे बट आपको पता होना चाहिए आपने ये पोर्शन कवर किया है, ओके। तो चलते हम क्वेश्चंस पर। लेवल्स ऑफ टीचिंग है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस्ड। अब यहाँ पर बेनिफिट है, क्वेश्चन एक ही लाइन का है। लोअर लेवल टीचिंग मतलब कुछ हायर लेवल भी होगा, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं उसी में हिंट होता है, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया लोअर लेवल टीचिंग, ठीक है। तो सबसे लोअर लेवल टीचिंग पर कौन सा है, क्या मेमोरी है, क्या अंडरस्टैंड, या रिफ्लेक्ट। अब जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप फर्स्ट टाइम अपेयर करें या आप अब मेरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी क्वेश्चन आता है आपके पास, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो हम एक क्वेश्चन के साथ हम 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर मुझे नहीं पता मेमोरी लेवल क्या, अंडरस्टैंडिंग क्या, रिफ्लेक्टिव, तो मैं आंसर कैसे ढूंढी। तो यहाँ पर फिलहाल करेक्ट आंसर है मेमोरी लेवल। बट इसको पढ़ने का तरीका क्या है, हम जब भी कुछ पढ़ने जाते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड, तो आप देखिए मेमोरी लेवल होता है लीस्ट थॉटफुल, तो क्वेश्चन में था लोअर लीस्ट थॉटफुल, मतलब यहाँ पर सिर्फ रट्टा मरवाया जाता है। देखिए आज भी एबीसीडी हम कौन से टोन में बोल रहे हैं, ए बी सी, तो ये उस टाइम हमने सीखा था। तो ये लीस्ट थॉटफुल, इसमें हम कुछ सीख रहे नहीं है। ये स्टेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम ये स्टेज क्रॉस नहीं करेंगे हम नेक्स्ट स्टेज पर नहीं पहुंचते, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के फाउंडर कौन है या किसने दिया है, तो हर्बर्ट। तो याद रखना मेमोरी और हार्ट, हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है थॉटफुल, जहां पर हम कुछ समझना सीखते, ठीक है। 2+2 क्यों किया, या 2+2 का आंसर 4 है, तो क्या 1+3 का आंसर भी 4 है, तो यहाँ पर हम चीजें समझना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल इज लिटिल थॉटफुल, और मॉरिसन ने वो कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो यू से हमारी यूनिवर्सिटी, एम से मुंबई, तो याद रखिए यूनिवर्सिटी मुंबई, अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है हंटर की तरह, ठीक है। अब आप पीएचडी कर रहे हैं, नेट सेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको गाइड से, मेंटोर से, कोई एक एक वर्ड नहीं पढ़ा रहा आपको, ठीक है। तो आपका लेवल बढ़ रहा है, तो रिफ्लेक्टिव यू थिंक, तो ये सबसे मोस्ट थॉटफुल होता है। तो ये किसने दिया, हंट, तो रिफ्लेक्टिव इज हंट, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्ट का मतलब आ सकता है, उसको किसने, फाउंडर कौन है उसके कॉन्सेप्ट का, ठीक है, या उसका मीनिंग आ सकता है। तो अब जब क्वेश्चन पूछा लोअर लेवल, तो इसका मतलब हाईएस्ट लेवल भी रहेगा, क्रिटिकल लेवल भी रहेगा। तो जब हाईएस्ट और क्रिटिकल लेवल की बात करेंगे तो वो रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। हम जिसमें कुछ सीख रहे हैं एक लेवल से बढ़ के, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, मेमोरी कौन सा होता है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं आपको सिर्फ कलर्स के नाम बता रही हूँ, ठीक है। फिर कल मैं आपको बताऊंगी कि पिंक और रेड को मिक्स करके एक नया कलर बन सकता है, तो वहां पर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल है, जो मैंने बोला हाईएस्ट है, यहाँ पर आपकी ग्रोथ ज्यादा होती है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है अगली बार कि रिफ्लेक्टिव लेवल में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, क्या रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर का इंपॉर्टेंट रोल है, नहीं, वहां पर स्टूडेंट का ज्यादा रोल है। तो जब भी आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप याद रखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ये तो क्वेश्चन मैंने सिर्फ बेसिक बताया था, अब जब आप बुक खरीदते हैं आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे और बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो जब आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसमें आपको हिंट ढूंढना है और आपको मतलब समझ, जब आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करके क्वालिफाई, तो आप देखिए कि एक क्वेश्चन का आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आना। आप सिर्फ एग्जाम क्लियर होने के लिए अपनी सुपरफिशियल नॉलेज मत रखिए। हो सकता है कल आप भी जाके दूसरों को पढ़ा रहे, ठीक है, या फिर आपको भी नेट सेट लोगों को पढ़ाना है, तो ये सब चीजें आपको एज ए टीचर इन डेप्थ आनी भी जरूरी है। तो यहाँ पर हमने बेसिक मीनिंग से ही आंसर ढूंढ लिया। नेक्स्ट चलते हैं, बिलो आर लिस्टेड सम एक्टिविटीज परफॉर्म बाय टीचर, व्हिच एक्टिविटीज आर ऑफ द नेचर ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज दिए ABCD, मतलब हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, हर ऑप्शन में हमारे पास 3 ही कोडिंग है, तो इसका मतलब 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इनकरेक्ट पर फोकस करना है या करेक्ट पर, जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते। तो नाउ यहाँ पर पूछा गया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इसका मतलब फॉर्मेटिव के अलावा भी कोई इवैल्यूएशन है। तो आंसर से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कि कितनी टाइप्स की इवैल्यूएशन है। दिस इज द करेक्ट वे टू स्टडी क्वेश्चन। उस टाइम आपको भले आंसर करके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहे, तो आपको जितने भी उसमें ऑप्शंस दिए, जब फॉर्मेटिव मिला, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि समेटिव भी कुछ है, ठीक है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट होता है जब एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है, जैसे आप टीचिंग में आ रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम ले, तो देखने के लिए यू आर सुटेबल फॉर दैट पोजीशन, जैसे एप्टीट्यूड। फॉर्मेटिव क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, थ्रू, कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लासरूम में आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं, मैं आपको क्लासरूम में क्विज ले रही हूँ, ठीक है, जिसमें तुरंत फीडबैक मिलता है, टीचर भी करेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, स्टूडेंट भी। अब जैसे मैंने बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया, किसी को समझ नहीं आया,
तो जब मैंने एग्जाम दिया तो सब फेल हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे थे, तो किसको फीडबैक मिला? टीचर को। तो टीचर विल ऑल्सो चेंज द स्ट्रेटेजी। ओके। सबमिटिव इवेल्यूशन होती है जो जनरली ईयर एंड, सेमिस्टर एंड होती है। ठीक है, अब इसमें से तो मैं पूछूं कौन सी बेटर वे है, तो सभी बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका इंपॉर्टेंट रोल है। बट जब हम फॉर्मेटिव में करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे आज पता लग गया स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आज ही करेक्शन कर दूंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं ईयर एंड तक वेट की, वो फेल हो गया और वो स्टूडेंट मेरी क्लास से अब है ही नहीं। ठीक है, तो फॉर्मेटिव होता है ड्यूरिंग और समेटिव होता है ईयर एंड। डायग्नोस्टिक होती है जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट दुख रहा है, डॉक्टर पहला क्वेश्चन पूछेगा, आपने कल रात को क्या खाया था, क्या बाहर खाने गए थे, या आपको कुछ प्रीवियस इन्फेक्शन है, या आपके घर में पानी क्लीन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो डायग्नोस करने की कोशिश कर। उसके बाद आपके पास क्या है? फॉर्मेटिव, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें आप इसको रीड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशन दिए। तो अदर अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। बिलो आर लिस्टेड सम एक्टिविटीज परफॉर्म बाय टीचर, विच एक्टिविटीज आर ऑफ द नीड। फॉर्मेटिव ढूंढना है, मतलब बाकी डायग्नोस्टिक या समेटिव को कैंसिल करना। गिविंग अ मास्टरी टेस्ट, देखो मास्टरी मतलब ईयर एंड, तो जहां तक है ए आंसर नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, हम जब ऑप्शंस में जाते हैं जिसमें भी ए आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाएगा। कंडक्टिंग क्विज सेशन आंसर में होना चाहिए, क्योंकि इसी से फॉर्मेटिव पता लग रहा है, रेगुलर क्विज हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन में होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट होती जिसमें बी ऑप्शन नहीं है तो वहां एलिमिनेट कीजिए, बट यहाँ पर बी सब में है। इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स इन ग्रेडिंग सिस्टम, सी वाला भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ग्रेडिंग दे रहा है। ग्रेडिंग हम कब देते हैं? सेमिस्टर एंड में। तो अब देखिए, जहां पर भी ऑप्शन में सी है वो एलिमिनेट कर दीजिए, तो इसके से ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। तो डेफिनेटली आंसर ऑप्शन नंबर 3। प्रोवाइडिंग फीडबैक वाइल टीचिंग, यस, ये फॉर्मेटिव का मेन एम है। एंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट मोर, यस, क्योंकि अगर मुझे अभी पता लग रहा है बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, या स्टूडेंट्स अभी खुद से मेहनत कर रहे हैं, तो दैट इज ड्यूरिंग फॉर्मेटिव। तो बी डी एनी। तो देखिए, मैंने क्वेश्चंस में से पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव के बारे पूछ रहे, इसका मतलब कुछ स्टेटमेंट समेटिव के बारे रहेगी या फॉर्मेटिव से, तो मैंने वो स्टेटमेंट्स को ढूंढा और स्मार्ट वे में उसको एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये हमें लाइफ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक को आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। पेपर 2 में भी कॉमर्स में आ रहा है, मैनेजमेंट में आ रहा है, इकोनॉमिक्स में आ रहा है, और हमारे पेपर 1 में तो ऑलवेज रहता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मॉडल इज मोर यूजफुल फॉर रिसर्चर्स टू यूज। तो कुछ हमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मॉडल्स दिए, हमें नाम ही नहीं पता, कभी अगर सुने ही नहीं है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कीप योरसेल्फ अपडेटेड। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मॉडल, मॉडल्स दिए जो रिसर्चर्स, तो मतलब कुछ टीचर्स के लिए हो सकते हैं, कुछ लेमेन्स के लिए, बट यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली रिसर्चर्स को बोला है। ठीक है, तो टी पैक, SMR, RAT, PIC। अगर आपने कभी क्वेश्चन सुना ही नहीं है तो यहाँ पर आपको तीर तुक्का लगाना पड़ता है। अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है RAT। अब ये देखिए टी पैक मॉडल क्या है। तो जब मैंने आज अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको पता लगा, ये आपको ऑलरेडी पता था, तो उसको इन डेप्थ पढ़िए, नहीं पता था तो उसको जानने की कोशिश कीजिए। टी पैक में टी क्या है, पी क्या है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है, व्हाट इज पेडागोगिकल नॉलेज। फिर SMR मॉडल में S क्या है? सब्सटीट्यूशन, A क्या? ऑगमेंटेशन, M क्या? मॉडिफिकेशन, R क्या? रीडेफिनेशन। ठीक है, ये एनहांसमेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं RAT, रिप्लेसमेंट, एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो जस्ट एक मैंने क्वेश्चन दे दिया कि जिसमें हमें सिर्फ नाम पूछा। कल ये इसका मतलब पूछ सकते, कॉन्सेप्ट पूछ सकते, या इसके अलावा भी हमारे पास जैसे रिसर्च में न्यू सॉफ्टवेयर आ गए, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ। अब ये क्वेश्चन देख लिये, फेवरेट क्वेश्चन होता है नेट सेट का। आप अगर PhD इंटरव्यू में जाएंगे, या भी जैसे आपको कहीं पर भी रिसर्च की बेसिक पता होनी चाहिए, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है जानना। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, और जब भी आपके पास मैच द कॉलम आता है, आपको ये याद रखना है कि टाइप्स ऑफ, ऊपर हेडिंग क्या दी है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसर्च और उसका पर्पस। कभी कभी एग्जाम्पल होता है, कभी कभी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होती है, कभी कभी उसका कंक्लूजन होता है। तो जब आप हेडिंग्स पढ़ लेते तो ईजी हो जाए। अब अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, तो देखते हैं। ये बेसिक रिसर्च क्या होती है? जो नॉलेज को ऐड करती है। तो बेसिक रिसर्च के दूसरे नाम क्या है? फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, या प्योर रिसर्च। यहाँ पर कमर्शियल गेन्स नहीं है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी, वहां से कभी प्रॉफिट नहीं कमाया गया। ठीक है, एक लॉ ऐड हुआ, नॉलेज ऐड हुई। फिर उसके बाद हमारे पास है अप्लाइड रिसर्च। जब हम बेसिक रिसर्च से कुछ नया यूज करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, मार्केटिंग रिसर्च इज ऑलवेज अप्लाइड रिसर्च। क्योंकि देखिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सारी मार्केटिंग
कस्टमर को हैप्पी करने के लिए बैठी है, तो कई एक की प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला, वो दूसरे लोग भी यूज कर पाएंगे, तो दैट इज अप्लाइड रिसर्च। क्लासरूम होती है जो रिसर्च, क्लासरूम में जो टीचर मतलब करती है उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च, क्योंकि कभी भी कुछ प्रॉब्लम आई है, हमें उसकी क्विक सॉल्यूशन चाहिए। आपकी क्लासरूम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको एक्शन रिसर्च, इमीडिएट आपको उसकी सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं क्लासरूम की कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सी टाइप की रिसर्च है, तो वहां पर हमेशा एक्शन रिसर्च रहता है, और मार्केटिंग हमारी अप्लाइड रिसर्च। व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च? क्वांटिटेटिव का मतलब जहां पर हम नंबर्स में उसको कर सकते हैं, ठीक है। आप डेटा कलेक्ट करते हैं ना, स्ट्रांगली अग्री स्ट्रांगली डिसअग्री, तो उसको आप नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, तो ये हमने क्वांटिटेटिव कर दिया। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें हम नंबर्स के अलावा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, मैंने आपको मतलब बता दिया। अब मैंने बताया था बेसिक रिसर्च होती है कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, तो क्विकली ऑप्शंस में जाइए, BO3 कहाँ पर मैच हो रहा है, तो आप देख रहे BO3 हमारे सेकंड ऑप्शन में मैच हो रहा है। अगर ऐसा हो सकता था कि उन्होंने सबके ऑप्शंस BO3 दिए तो ये हमारी ट्रिक काम नहीं आती, तो हमें नेक्स्ट ढूंढना पड़ता, तो हम ऑप्शन 2 को लेके चलते हैं। अप्लाइड रिसर्च का आंसर होगा टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एवरीडे इश्यूज, ठीक है। फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च का होगा फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, मतलब नंबरिंग जैसे येस और नो, ट्रू और फॉल्स। और क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे पास एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब कि हमने देखा कि जो हमें इजी लगे थे हमने उससे स्टार्ट किया और फिर ऑटोमेटिकली हमारे आंसर बन गया, ठीक है। तो ये ऐसे पढ़िए और याद रखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक रिसर्च के दूसरे नाम जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल रिसर्च है या प्योर रिसर्च है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो हमेशा टर्म्स के दूसरे नाम क्या है वो भी पता होने चाहिए। आज ये क्वेश्चन एक पर आया, कल क्वेश्चन किसी पर आएगा, तो ये मैंने डायरेक्टली KVS मदान जी की बुक से लिया है। कितने टाइप्स की रिसर्च है, वो कैसे डिवाइडेड है, प्रोसेस की कौन सी है, इंक्वायरी की कौन सी है, तो इतने हमें एटलीस्ट पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको रीजनिंग में भी काम आ जाएगा। इसकी एक कोडिंग हमेशा याद रखिए, अगर आपने थोड़ा स्टडी किया हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। डिडक्टिव में हमेशा हमारे पास कुछ रहता है, उसमें से हम डिड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की थ्योरी अवेलेबल है, मैं नहीं बना रही हूँ, तो डिडक्टिव मेथड तब फॉलो होगा जब हमारे पास कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, हम वहां से जनरल, मतलब वो अवेलेबल है तो वो वहां पर है, जनरल है, और हम उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक टू जा रहे हैं, तो डिडक्टिव की कोडिंग हमेशा रहेगी, वी आर मूविंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर और फ्रॉम जनरल टू। अब मुझे कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर रिसर्च करनी है तो मेरे पास थियोरी है, मैं सिर्फ उसको अपने रिसर्च के टॉपिक पर प्रूव कर रही हूँ, तो हमारे पास जनरल थियोरी अवेलेबल है, मैं उसको सिर्फ पर्टिकुलर रिसर्च, तो DGP कोडिंग याद रखिए। और इंडक्टिव में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, इंडक्टिव में हम कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हम पर्टिकुलर से टू जनरल जा रहे हैं। जैसे हमने देखा एक लड़की बात कर रही है, फिर हमने देखा 2 लड़कियां बात कर रही है, फिर हमने देखा तीसरी लड़की, तो हम ऐसे एजम्पशन बना लेंगे कि हर लड़की ही ज्यादा बात करती, तो हम इंडक्टिव में क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जा रहे हैं। इसको आप एक बार पढ़ना। अभी जैसे डिडक्टिव में क्या होता है, कोई न्यू नॉलेज नहीं मिलती, बट इंडक्टिव में न्यू नॉलेज मिलती है, ठीक है। डिडक्टिव में क्या होता है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, बस मैं देख रही हूँ मेरी स्टडी में कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, बट इंडक्टिव में हम कुछ नया फाउंड करें। तो अगर आप एक बार इसको रीड करेंगे, ये कोडिंग याद रखिए DGP, या तो आप P को पर्टिकुलर स्पेसिफिक बोल सकते हैं, ठीक है, DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऐसे याद, एक को याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रह जाए। कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या याद रखना है, अगर आप जोन से भी लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट लेवल में आप मराठी में पढ़ रहे हैं, आपके स्टेट की लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं, नेट में आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो आपको वो लैंग्वेज पर स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। पैसेज दिया जाता है, आप या तो पहले पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं या आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस पढ़ सकते फिर पैसेज पर जा सकते हैं। एक बार क्वेश्चंस रीड कर लेंगे तो आपको इजी हो जाता है कि पैसेज में क्या ढूंढना है। और यहाँ पर कब दिक्कत आती है, जैसे हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो हमें ना कोई साइंस की या टेक्नोलॉजी की पैसेज आ जाए जो वर्ड्स हमने कभी सुने नहीं, तो घबराइए मत, हम ये बचपन से करते आ रहे पैसेज, इसका बेस्ट वे यही है, मैं आपको इसको पढ़ा के कैसे पढ़ाऊं, तो आपको ये याद रखना है, आप जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, जितना ज्यादा आपको मीनिंग समझ आता है, उतने आपको इसमें पूरे 10 मार्क्स मिल सकते। 4 क्वेश्चन आपको जनरल रहते, एक क्वेश्चन हमेशा होता है समराइज द पैसेज, या टाइटल इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो वैसे हमको इजीली 10 मार्क्स मिल सकते। तो इसके लिए क्या रूल है, जितने भी पैसेजेस आप रेफर कर सकते हो करते जाइए करते जाइए। और अगर आप स्क्रीन पर आप जब इसको देखते हैं तो क्वेश्चंस को थोड़ा मतलब पैसेज बढ़ा तो क्वेश्चंस आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने पड़ते हैं,
तो वहां पर भी हमारा टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें आपको कब समझ आती है, जब आप मॉक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ एनटी की वेबसाइट पे आपके पास मॉक टेस्टिंग है, तो आप उसको जरूर स्टडी। ये मैंने आपको पैसेज दिया है, आपके पास जब भी टाइम होगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दिए, आंसर मार्क कर दिए, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते। बट ये 10 मार्क्स हम सबको कोशिश लानी है, क्योंकि ये 10 मार्क्स हमको इजीली मिल जाएंगे। हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो लैंग्वेज समझ आ गई है, और हम इजीली क्वालिफाई होके आ सकते हैं। यूनिट 4 पर आ जाते हैं हम, कम्युनिकेशन। ये बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको कम्युनिकेशन पसंद है, हमने फर्स्ट ईयर में अगर बीकॉम पढ़ा है या बीएमएम पढ़ा है या बीएमएस पढ़ा है, तो हमने ये टॉपिक जरूर पढ़ा ही होता है। आप कोई भी बुक रेफर करते हैं, टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक, आप देखिए आपको सब नहीं पढ़ना, आपको अपने आप को नेट के सिलेबस तक रिस्ट्रिक्ट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो मुझे लगता है हर बार पूछे जा सकते हैं, इजी भी आते हैं और डिफिकल्ट भी। हर टॉपिक में से आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट होगा कि इवन व्हेन आई एम टीचिंग यू, आई एम मेंटरिंग यू, मैं भी नहीं आंसर कर पाऊंगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हमें ये याद रखना है कि मेरे पास क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उनमें से एक आंसर तो ढूंढ के जाना ही है। पढ़ा है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो ट्रिक लगा सकते हैं, और कभी कभी जो सुना है वो क्वेश्चन भी आ सकता है। गुड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन ह्यूमन सोसाइटीज थ्रू पैरा लैंग्वेज, इंफोग्राफिक्स, फॉर्मल लैंग्वेज और हिडन इमोशंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, गुड पार्ट ऑफ मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम कम्युनिकेशन सोसाइटी में किसके थ्रू होती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फॉर्मल लैंग्वेज। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, या तो आपको पता है हम सब फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, इंफोग्राफिक्स क्या होता है, हिडन इमोशंस, ये भी पता होना चाहिए। पैरा लैंग्वेज आपको पता है, अदर देन द एस्पेक्ट्स ऑफ, जैसे अभी पिच है, टोन है, ठीक है, जो चीजें मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है मैं उसको स्ट्रेस करूंगी, कब मुझे पॉज करना है, कितनी फास्ट मुझे पढ़ना है, तो ये सब पैरा लैंग्वेज में आ जाए। बहुत बार क्वेश्चंस पैरा लैंग्वेज पर आ जाए। इन्फोग्राफिक्स होती है ना, इमेजेस वगैरह, जैसे आप पीपीटी बना रहे हैं, ठीक है, आप पीपीटी में जेंडर बता रहे हैं, तो एक मेल और एक फीमेल की आइकन बता देगी या पिक्चर, तो उसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस नेट सेट में इतने इजी आते हैं कि आपको लगता है अरे ये तो बिना पढ़े, बट जो क्वेश्चंस हमको नहीं एक्सपेक्टेड है या जो नहीं आते उनके लिए तो हमें मेहनत करनी है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बहुत बार आपको क्वेश्चन आएगा, आपने कभी बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, या फिर आपने ये बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा है, या फिर आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा है, तो ये सारे टॉपिक्स वहीं के। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के, फिजिकल, एनवायरमेंटल, पर्सनल बैरियर्स, सिमेंटिक, कल्चरल बैरियर्स, एटीट्यूडनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल। इन्हीं में से आते हैं क्वेश्चंस। फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर्स, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ और पावर सप्लाई चली जाए, तो मैं अभी ऑनलाइन कनेक्टेड हो तो मेरा तो सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज अ बैरियर। आप एग्जाम देने गए, वहां पर बहुत गर्मी हो रही है, डेफिनेटली इज गोइंग टू अफेक्ट योर एग्जाम। पर्सनल बैरियर्स होते हैं स्टेटस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है, जैसे वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं उसको क्यों करूँ, उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है, मेरे से बात नहीं है, यहाँ के ईगो प्रॉब्लम्स। सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं, जैसे वर्ड्स, हिंदी में अलग मतलब है उसका, हिंदी का मोर और इंग्लिश का मोर का अलग मतलब है, साउथ इंडियंस का अलग एक्सेंट होता है, नॉर्थ इंडियंस का अलग। तो सिमेंटिक बैरियर्स, वर्ड्स, जार्गन्स, ठीक है, डॉक्टर ने बीमारी का बहुत बड़ा नाम बता दिया, हम तो डर जाते हैं, बाद में पता लगता है नाम ही बड़ा था, बीमारी छोटी थी, ठीक है। कल्चरल बैरियर्स, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, इंडिया में वुमेन ज्यादा लेग क्रॉस करके नहीं बैठ सकते, हम एक दूसरे को फेस टू फेस किस नहीं कर सकते, या कहीं पर जाके हमने थम्स अप किया उसका मतलब अलग था, ठीक है। तो जैसे जैसे कल्चर होता है वैसे वैसे उसके बेसिस पर है, कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें। एटीट्यूडनल बैरियर्स कौन से होते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकता है, किसकी वजह से कॉज, मूड्स, एटीट्यूड्स, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है आपके, जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम हॉलीडे एक लीव मांगने जाते हैं बॉस के पास, तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है कि हम मांगते ही नहीं है और हम अगले दिन छुट्टी ले लेते हैं और बाद में फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, तो वहां पर एग्जाम में अगर हम कभी कभी, ये कौन सा बैरियर होगा, तो आपको अगर इनका कॉन्सेप्ट का मतलब पता होगा, ठीक है, तो आप आंसर रॉन्ग नहीं करेंगे। अब फिजिकल का दूसरा नाम है एनवायरमेंटल बैरियर्स, यहाँ पर फिजिकल मतलब बॉडी रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, इसमें दिए टाइम, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट। अभी आप किसी से इंडिया में बात करें तो टाइमिंग्स का ध्यान रखेंगे, आप फॉरेन में काम करें तो वहां के टाइमिंग्स देखेंगे, ठीक है। नॉइज, अब जैसे मैं, नॉइज कौन सी होती है, हम यहाँ घर में बैठे हैं पढ़ रहे अच्छे से, बट हमें पता है ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो दिमाग में वो भी आ जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो अ बैरियर टू योर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इतने बैरियर्स पढ़ सकते हैं, इसमें से क्या क्वेश्चंस बनते हैं आपके, कौन से बैरियर्स है और उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे पास 3 मॉडल्स है, पढ़ लेते हैं। लीनियर मॉडल सबसे ओल्डेस्ट, ये इसमें क्या बेनिफिट था कि जैसे लेक्चर मेथड है, सबको साथ में बिठा दो, खत्म कर दो। उसका नेगेटिव क्या होता है, स्टूडेंट्स को परमिशन नहीं है कुछ बोलने की, ठीक है, टीचर आती है बस पढ़ा के चली जाती है, ठीक है, इसमें से वन वे कम्युनिकेशन है, फीडबैक नहीं मिलता है, ओके, सिंपल मेथड।
नेक्स्ट है हमारे पास, इसके मैंने बेनिफिट्स और नेगेटिव बता दिए। ट्रांजैक्शनल मॉडल का होता है जहाँ पर एक टाइम पर एक रिसीवर बन जाता है और एक टाइम पर एक सेंडर बन जाता है। तो अक्सर ये हमारे क्लासरूम में होता है या रिलेशनशिप्स, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी फिलहाल मैं आपको आंसर अगर मैं खुद ही रिकॉर्ड करके आपको बोली जा रही हूँ तो वन वे। बट मैं अगर आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आपको मेरे लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया, आपको मेरे सेशन में कुछ समझ नहीं आया, आपको मेरी पीपीटी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए या लाइक कीजिए। तो वहां पर जब आपको मैं रिप्लाई का ऑप्शन दे रही हूँ तो सेंडर रिसीवर हो जाता है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इट इज सर्कुलर मॉडल। अगर मैं बोल रही हूँ तो उस टाइम मैं सेंडर हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ बोलने के लिए, तो आप उस टाइम सेंडर है, तो वन टाइम वन बिकम द रिसीवर एंड द अदर बिकम्स द सेंडर। इंटरेक्टिव मॉडल को आप याद रखिए, उसका दूसरा नाम है कन्वर्जेंस। इसमें हम अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पर रखिए, यहाँ पर एक्चुअली हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यूट्यूब हो गया। तो जहां पर भी आपको लगेगा आपको आंसर समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए हमें लीनियर में क्या था, वन पे, हमें ट्रांजैक्शनल में क्या था, सर्कुलर, और यहाँ पर हम इंटरेक्टिव को कन्वर्जेंस बोलेंगे, टेक्नोलॉजी पकड़ के चलते। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शनल मॉडल? तो ट्रांजैक्शनल का ही पूछा है, तो इसका मतलब कुछ ऑप्शंस लीनियर के हो सकते हैं या कुछ ऑप्शंस हमारे पास किसके रह सकते हैं, जो हमारा लास्ट मॉडल था कन्वर्जेंस। फिर कितनी स्टेटमेंट्स दी, 5। करेक्ट ऑप्शंस कोडिंग में कितने, 3, मतलब 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। फिर से वही स्ट्रेटेजी, एब्सेंस ऑफ नॉइज। अब कोई भी कम्युनिकेशन में नॉइज वैसे तो प्रेजेंट ही रहेगी। एक्सटेंसिवली यूज्ड इंटरपर्सनल, यस, मैंने अभी आपको बताया ट्रांजैक्शनल मॉडल इंटरपर्सनल में रहता है, तो बी को ऑप्शन में रहना ही चाहिए। तो बी जब स्टेटमेंट नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए, तो मतलब 1 और 2 में से ही आंसर है। फीडबैक इज अ न्यू मैसेज, यस, बिकॉज रिसीवर एज सेंडर है। रोल एक्सचेंज बाय एनकोडर एंड डिकोडर, यस, ये भी है, क्योंकि मैं एक टाइम पर रिसीवर बनती हूँ, मैं एक टाइम पर सेंडर बनती हूँ। इनकोडर एंड डिकोडर डिस्क्रिमिनेशन इज द ऑर्डर, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बीसीडी आपका करेक्ट आंसर। जितना कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो मुझे ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम क्या हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके क्वालिफाई हो सकते हैं, तो मेरा आंसर है नहीं। क्वेश्चन अगर आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग थे और आपका लक भी बहुत अच्छा था या आपने थोड़ी सी मेहनत की है, तो हाँ चलो क्वेश्चंस, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं, पेपर नहीं बनते कि 5 साल के पुराने पढ़ के चले जाओ, ठीक है, एक टाइम पर भी वो भी होता था। बट अब हमको पता है सिलेबस भी अपग्रेडेड है, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेड है, हमारे क्वेश्चंस भी अपग्रेडेड है, तो हम हमेशा कोशिश करें कि हम पहले एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़े, बेसिक हमारी नॉलेज को गेन करें, उसके बाद हम एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपको आंसर्स तो आने ही वाले। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है, इसके अंदर नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, 1 के बाद 3 लिखा है, 3 के बाद 10 लिखा है, तो वो बीच में कोडिंग ढूंढते हैं। लेटर सीरीज आते हैं, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स आते हैं, जैसे मुझे ना रिलेशनशिप्स, अब जैसे हम इंडियंस हैं तो मुझे रिलेशनशिप्स को हिंदी में ही पढ़ के समझ आता है, याद नहीं रहता मामा जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, बुआ की बेटी को क्या बोलेंगे, तो ये सब है ना, अगर आप हिंदी में पढ़े, अगर जैसे आपको कंफर्टेबल है, तो इजिली सॉल्व हो जाता है। इन सब क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस है, स्मार्टनेस, लॉजिक। अब ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है थ्योरी की तरह की एक बार पढ़ लिया तो उसमें से समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिकली भी सोचना होता है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि थ्योरी बहुत इजी होती है, क्योंकि वहां पर तो सारे ऑप्शन सेम लगते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर तो एक करेक्ट आंसर मिल ही जाएगा अगर आपने मेथड करेक्ट लगाया। तो आपको देखना है आपको किसको इंपॉर्टेंट वेटेज दी, आप ये यूनिट स्किप करना चाहते हैं तो आपके 10 मार्क्स चले जाएंगे। तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, इस यूनिट में से भी आपको जितना समझ आता है एटलीस्ट उतना कीजिए। हो सकता है जो आपको इस यूनिट में से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो आए नहीं, ठीक है, और जो आए आपको इजी लगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में कभी टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, कभी रेशियो, प्रोपोर्शन पर, जैसे कॉमर्स वालों को अक्सर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेजेस आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो जब भी आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं कैलकुलेटर के बिना कीजिए, ट्रिक्स आपको आती है उसका इजी वे, तो टाइम देखिए एक क्वेश्चन को आप कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे कम्युनिकेशन अगर इजी लगती है तो मैं क्या करूंगी, पांचों क्वेश्चन अगर कम्युनिकेशन के मैंने 4 मिनट में सॉल्व कर लिए और यहाँ पर एक ही क्वेश्चन सिर्फ 4 मिनट में सॉल्व किया, तो दैट ऑल्सो मैटर्स। ओके, देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, ये मैं आपको भी सॉल्व नहीं करा रही हूँ, मैंने आपको क्वेश्चंस बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछा है और कितनों के मैंने आपको सॉल्यूशन दिए, परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। फिर आपको ये तो कॉमन सेंस भी आप कर सकते हैं, हु इज टॉलर, ठीक है, कभी कभी इसमें टिक मार्क करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन है डिस्टेंस, फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, आपको हिंदी में समझ आ रहा है हिंदी में पढ़िए, मराठी में समझ आ रहा है मराठी में पढ़िए। यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछा है, फिर आप मैंने आपको कुछ सॉल्यूशन दिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, आप मेरी वीडियो को उस टाइम पॉज कर सकते हैं, मैंने आपको टाइम दे दिया, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं।
मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि अभी जैसे पीएचडी एंट्रेंस बंद हो गया है, अदर नेट एकदम इम्प्लीमेंट हो चुका है, ऑलमोस्ट हर जगह 50% जगह पे तो इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। तो आपको नेट सेट एग्जाम देना बहुत बहुत जरूरी है, और वैसे भी आपको जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए तो आप हमेशा से देते ही आए हैं। ठीक है, हर डिग्री का अपनी वैल्यू है, वो पीएचडी और नेट से। देखिए, मेहनत कीजिए। ये देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है। हमें मैथ्स बचपन में नहीं पसंद था, तो अब भी पसंद नहीं आएगा। बट बचपन में हमारा लेवल अलग था, अब पढ़ने का लेवल अलग है, तो हम सीख सकते हैं। कोई भी आपके मैथ्स इंजीनियरिंग वाले फ्रेंड्स है, वो आपको ये सिखा सकते हैं। हर बात के लिए जरूरी नहीं हम क्लासेस पर पैसा खर्च करें। फॉर्मूला आना चाहिए, कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, तो आपको इजी पड़ेगा। नेट सेट में आप पूल ऑफ रिसोर्सेज बनाइए, अपने फ्रेंड्स को साथ में यू बोलिए, जिसका जो स्पेशलाइजेशन हमें पढ़ा है। मैथ्स वाले कोई अच्छे फ्रेंड्स है, टीचर्स है, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। ठीक है, देखिए एक दो बार हेल्प हो जाती है तो अपने आप चीजें समझ आ जाती है। यूनिट 6 पर चलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें इंडियन लॉजिक है हमारे पास। इसमें अक्सर प्रमाणस पूछा जा रहा है, फैलेसिस पूछे जा रहे हैं, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रिसर्च की कोडिंग याद रखिए, डीजीपी। ठीक है, सिलोजिज्म पर आते हैं, वेन डायग्राम्स आते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आज ही आपके क्लियर करा दूंगी। ये देखिए, इसमें मुझे सिलोजिज्म नहीं आता फिर से, अदर मुझे ऐसे लगता है मुझे ये नहीं आता, ये नहीं। तो मैं कहीं पर मेहनत कर रही हूँ कि कुछ कॉम्पनसेट करके जाऊं। ठीक है, हम सबको 100% वाली कैटेगरी में आना है, तो दैट इज समथिंग। मुझे सिर्फ क्वालिफाई होके अपना फेलोशिप का पैसा लेना है और आगे बढ़ना है। तो मुझे पता होना चाहिए स्मार्ट वे में मुझे 100% नहीं लाना है, 70% में भी मैं क्वालिफाई हो जाऊं। हमारे पास ये 6 प्रमाण से वैलिड नॉलेज के। ठीक है, अनुमानम, हिंदी नेम इंग्लिश नेम समझ आना। उपमाना, पोस्टुलेशन, नॉन एप्रीहेंशन, वर्बल टेस्टिमनी। मैं आपको बताती हूँ क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रत्यक्ष से। प्रत्यक्ष होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, सेंस। घर में कुछ खाना बन रहा है, स्मेल से पता लग जाए, तो प्रत्यक्ष, परसेप्शन। हिंदी नेम इंग्लिश, सेंसरी ऑर्गन्स इसका कीवर्ड। अनुमान, इन्फ्लुएंस, अंदाजा लगाना। अंदाजा हम कब लगा सकते हैं, जैसे बारिश आने वाली, कैसे पता लगता है, बादल बन गए। ये बादल बन गए हमको कब पता लगा, जब हमने एक दो बार देखा कि बादल बन गए तो बारिश आती। अनुमाना मतलब पहले प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इन्फ्रेंस लगा सकते हैं, अंदाजा। ठीक है, होता है ना समर सीजन में धूप आ रही तो मम्मी बोलेगी छतरी लेके चले जाओ। फिर बारिश के टाइम भी पता लगता है कि बारिश आएगी, कपड़े भीग जाए, तो दैट इज इन्फ्रेंस। उपमाना, कंपैरिजन। ठीक है, आपने एक बच्चे को पहले दिन एक्सप्लेन किया कि 4 लेग्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, तो वो एक एनिमल है। उसने अगले दिन कोई और एनिमल देखा, उसके भी 4, तो वो बोलेगा ये देखो वो एनिमल है जो हमने। तो उपमाना है कंपैरिजन। हिंदी वर्ड, कॉन्सेप्ट का मतलब, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, इंग्लिश वर्ड उसका पता होना चाहिए। पोस्टुलेशन, अर्थपट्टी मतलब इम्प्लीकेशन। ओके, एजम्पशन, पोस्टुलेशन एक ही मतलब है, इम्प्लीकेशन, एजम्पशन ऑफ पोस्टुलेशन। वहां पर पोस्टुलेशन वर्ड लिया, नाम नहीं पता था, आंसर क्या, अर्थपट्टी। नॉन एप्रीहेंशन मतलब अनुपलब्धि, ये मैं आपको एग्जांपल अभी जब क्वेश्चन कराऊंगी तो पढ़ाती हूँ। और वर्बल टेस्टिमनी, शब्द आप किसी एक्सपर्ट पर अब घर में आप दादा दादी की बात सुनते हैं। ठीक है, आपको घर में कुछ ट्रेडिशन की बातें करनी है तो पुराने बुजुर्गों से जाके बात करेंगे। अब जैसे मैंने आज आपको बोलते केवीएस मदान खरीद लीजिए, तो अगर आप मुझ पर आज विश्वास करते हो तो आप जाके वो बुक खरीद लेंगे। ठीक है, तो जिस पर भी हम शब्द, मॉलवेज, पंडित, जिनके हम पर हम विश्वास करते, जो हमें पता है करेक्ट गाइडेंस देते, तो वहां पर। तो हिंदी वर्ड का मतलब, कॉन्सेप्ट का मतलब, और इंग्लिश पता होना जरूरी। क्वेश्चन चलते हैं। द आर्ग्यूमेंट दैट द फैट सेंट मस्ट बी ईटिंग सीक्रेटली एट नाइट although it does not eat during the day and claims not to eat at all is based on which of the following means of knowledge as per classical Indian logic। ठीक है, तो ये क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है जो कह रहे हैं फैट सेंट एक बंदा है, मोटा है, वो रात को सीक्रेटली खाता होगा क्योंकि वो कहता है वो दिन में नहीं खाता है। ठीक है, ये कौन सी मीन्स ऑफ नॉलेज पर है। अब क्या इसमें कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन आ रही है, शब्द तो नहीं। उपमाना कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, मोटा पतला, दे राइट नहीं। पोस्टुलेशन, अर्थपट्टी यस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम एजम्पशन कर रहे हैं कि वो मोटा है, वो बोल रहा है वो दिन में नहीं खाता, तो डेफिनेटली वो खाता होगा। हम ये नहीं कह रहे वो बीमार है, उसको कोई अदर रीजन है, हम बोल रहे हैं वो जरूर खाता होगा, और ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है पोस्टुलेशन, अर्थपट्टी, इम्प्लीकेशन, एजम्पशन।
और नॉन कॉग्निशन अनुपलब्धि, जैसे अभी वहां पर मैं बोलूं अभी यहाँ जार नहीं है, पानी का जार पड़ा था, अभी नहीं है। अभी नहीं है मतलब इसके पहले वो था, तो दैट इज नॉन कॉग्निशन अनुपलब्धि। ठीक है, तो ये कैसे है कॉन्सेप्ट्स, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, आपको मीनिंग पता है तो आप आंसर ढूंढ सकते हैं। अब अनुमाना के लिए अलग एक्सप्लेनेशन अलग, और इसमें ना अक्सर प्रमाणस में आपको ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो कितने प्रमाणस है? 6। ठीक है, प्रमाणस का ऑपोजिट भी कुछ होता है क्या? तो जब आप बुक खोलेंगे आपको ये सारी चीजें पता लगे, बट अगर आपको इतना बेसिक पता लग गया आपका आंसर इसमें अभी कभी रॉन्ग नहीं जाएगा। According to classical Indian school logic, which of the following steps of inference involve application of the universal concomitants to the present? इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने ऐसे पढ़ दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। तो जब भी आप एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन को समझो, डिवाइड करके उसको पढ़ो। तो इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक से क्वेश्चन पूछ रहे, इसमें से यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस, अभी ना इंडियन स्कूल लॉजिक पता है, ना स्टेटमेंट्स का मतलब पता है, ना यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस, तो आंसर कैसे ढूंढेंगे? तो पढ़ना जरूरी है। A option, this hill has fire. B, because it has smoke. C, whatever has smoke has fire. The hill has smoke which is invariable associated with fire. Therefore, the hill has fire. Choose the most appropriate. अभी ऑप्शन में ना या तो दो ही कोडिंग में या तो एक ही ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ के कुछ समझ नहीं आता है। चलिए एक्सप्लेनेशन पर देखिए, ये ना हमको, मैंने इसकी कोडिंग दी है PHUUN। ठीक है, ये कोडिंग क्या है? दिस हिल हैज फायर, पहली स्टेटमेंट है, प्रतिज्ञा है, स्टेटमेंट है। ठीक है, हमने कुछ बोला है कि दिस हिल हैज फायर बिकॉज इट हैज स्मोक। ये हिल पर फायर है बिकॉज हमें कैसे पता लगा? क्योंकि वहां पर स्मोक है, तो इसको बोलते हैं हेतु। तो स्टेटमेंट इज प्रतिज्ञा, एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जिसको हमें प्रूव करना, उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। तो क्वेश्चन बन सकता है इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक में प्रतिज्ञा किसको कहते हैं? तो लॉजिकल स्टेटमेंट, ये मैंने नीचे हाईलाइट किया, वो इसकी एक्सप्लेनेशन। बिकॉज इट हैज स्मोक, हेतु, रीजन। ठीक है, ये क्यों हुआ, हमें कैसे पता लगा वहां पर फायर है? क्योंकि वहां पर मैंने धुआं देखा। वॉट एवर है स्मोक हैज फायर, तो जहां पर भी धुआं है वहां पर आग है। ठीक है, ये ओवन भी एग्जाम्पल हो सकता है, कहीं पर आग लग रही है, उदाहरण। ठीक है, यू से उदाहरण, एग्जाम्पल। दिस हिल है स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड फायर, हम कह रहे हैं ये हिल पर इसलिए स्मोक है क्योंकि हमने उसको फायर से जोड़ा, तो इसकी प्रैक्टिकल है। ठीक है ना, एप्लीकेशन है। मैं रसोई और ओवन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ हिल और स्मोक की। तो हम क्यों जोड़ रहे हैं उन दोनों को? उपनाया, मतलब उसकी उपनाया मतलब क्या? एप्लीकेशन। ठीक है, हमें पता होता है कि जहां धुआं वहां फायर है, बट यहाँ पर इसलिए मैं बोल रही हूँ आगे क्योंकि इस हिल पर मुझे पता लग रहा है कि फायर है, तो ये उपनाया, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस। तो अगर हमने पुराना क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन याद रखा था, तो वो स्टेटमेंट नंबर जो उसमें यूनिवर्सल कॉन, जिसमें उपनाया आएगा वो आंसर हो। Therefore this hill has fire। तो निगाह माना, मैंने कंक्लूजन क्या लगा दिया कि इसलिए यहाँ पर दिस, therefore this hill है। तो मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट का मतलब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, मैं उसको कैसे जोड़ रही हूँ? जैसे प्रतिज्ञा, पी मैंने जो कोडिंग दी है PH, प्रतिज्ञा, एच से हेतु, यू से उदाहरणा, यू से उपायन और निगमन। तो प्रतिज्ञा मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड, हेतु इज द रीजन, उदाहरणा इज द एग्जांपल, उपनाया इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, और निगमन इज द फाइनल कंक्लूजन। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पर द हिल हैज स्मोक व्हिच इज इनवेरिएबल इज यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस। ठीक है, तो हिल हैज फायर था प्रतिज्ञा, बिकॉज इट हैज स्मोक हेतु था, व्हाटएवर हैज फायर इज उदाहरणा। तो यहाँ पर जहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मुझे पता लग रहा है वहां पर क्यों आगे या क्या मैं बोल रही हूँ, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन पता होने चाहिए, तभी आंसर ढूंढेंगे ना, रट्टे मार के नहीं जाने हैं। फैलेसिस, बहुत सारी फैलेसिस है, फॉर्मल इनफॉर्मल। बुक आप लेंगे, उसमें सब केवीएस मदान जी की बुक है, आप देख लीजिए। आप इसको गूगल पर भी थोड़ा सा मतलब पढ़ेंगे, स्लिपरी स्लोप क्या है, स्ट्रॉमैन क्या है, लोडेड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बैंड वैगन क्या है, सब लोग पार्टी में जा रहे हैं, हमको भी पार्टी में जाना चाहिए। ठीक है, सबके पास आईफोन है, हमारे पास भी आईफोन होना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग, इन द हॉस्पिटल सम नर्सेज डोंट वेयर वाइट ड्रेस, some doctors have private practice and medicines prescribed are of high cost, therefore treatment in this hospital is of poor quality, what fallacy? अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं फैलेसी का? एक हॉस्पिटल में कुछ नर्सेस कपड़े व्हाइट नहीं पहनती हैं, कुछ डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, महंगी महंगी दवाइयां देते हैं, therefore इसकी पुअर क्वालिटी है। ऐसा होता है क्या जहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है? यहाँ हम सोच सकते हैं बट नॉट नेसेसरी ना, व्हाट फॉलेसी? तो यहाँ पर है स्लिपरी स्लोप, तिल का ताड़ बनाना। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना, तुम आज पढ़ रही हो, पढ़ रही हो, तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तुम्हारे बच्चे नहीं होगी, बच्चे नहीं होगी तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, तुम मर जाओगे एक दिन। तो ये बोलते हैं तिल का ताड़, तो स्लिपरी स्लोप। ठीक है, एक रीजन, देयर इज नो प्रूफ, ऐसा नहीं है कि जहां पर मेडिसिन महंगी है वहां की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो हम क्या एजम्पशन कर रहे हैं, क्या किसी को भी किसी चीज से जोड़ रहे, तो दैट इज स्लिप।
अब मुझे क्या करना है, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन को पढ़ना है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट को पढ़ना है, फैलेसी ऑफ डिवीजन को पढ़ना है, क्योंकि आज स्लिपरी स्लोप पर क्वेश्चन आया है, कल किसी और पर है। ये देखिए मैंने आपको बताया एड होमिनम क्या है। अब ये देखो, मदर ट्राइंग टू डाइवर्ट हर किड्स, उसको टॉय चाहिए, मम्मा कह रही नो नो घर चलो हमारे पास वापस है। तो बच्चा सोचेगा मेरे क्या, तो वी आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन। ठीक है, बहुत सारा सिलेबस है, कुछ कुछ मैं आपको लास्ट मिनट रिवीजन करा रही हूँ। आप स्टार्टिंग की वीडियो को, मेरा गाइडेंस को स्किप करके सीधा क्वेश्चंस पर भी आ सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, फिक्स 5 क्वेश्चंस, पाई डायग्राम, चार्ट डेफिनेटली आता है। ठीक है, इसकी एक ही टिप है, आपको प्रैक्टिस है, कैलकुलेटर के बिना कीजिए। ट्रिक्स आते हैं, क्लासेस ज्वाइन की थी, किसी ने पढ़ाया था, वेरी गुड, तो उससे पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट देख लेना। ठीक है, 3 क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं, 2 तो कभी कभी ऑब्जर्व करने से ही आ जाते हैं, सिंपल कैलकुलेट, एवरेज, प्रॉफिट, ठीक है, वो सब पता लग जाता है। और फिर उसके बाद आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, अभी एंड में आ सकते हैं, या आपको लगता है इतने श्योर है कि इसको पहले ही अटेम्प्ट कर ली, देखो स्क्रीन पर आपको हो सकता है पहले ही डेटा इंटरप्रिटेशन आए। अब अगर मुझे नहीं आता ना, तो मैं वो पहले 5 क्वेश्चन स्किप कर दूंगी, 6 पर आ जाऊंगी, बट फिर बाद में मुझे याद रखना कि मैंने 5 क्वेश्चन स्किप किए थे और वापस स्क्रीन पर जाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन, ये तो पढ़ के समझ आ जाता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर किसी में हमको क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, तो कैलकुलेशन करना है। कभी कभी क्या होता है, हमें 10 साल का डेटा दिया बट ऑप्शंस में तो 4 ही चीजें दी है ना, तो चारों को ही कैलकुलेट करो। वो एक ही ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हमें 10 साल का डेटा कैलकुलेट करके एक आंसर मिलता है। तो व्हाट इज माय सजेशन, स्किप दैट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आपने आधा घंटा कर दिया, ठीक है, तो अगेन योर स्ट्रेटेजी नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, की पता होना चाहिए क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं करना है। ये तो हर बार आपको अलग क्वेश्चन आएंगे। कमिंग टू द 8th यूनिट, इंफॉर्मेशन एंड आईसीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, छोटा सा सिलेबस दिखता है, इतना छोटा है नहीं। यहाँ पर वो लिखते थे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, तो ऑलमोस्ट सब कवर आ गया। ठीक है, इंस्टाग्राम क्या आजकल, ब्लॉग्स क्या होते हैं, या तो फिर डेटा हायरार्की उनका फेवरेट क्वेश्चन है, एमबीटीबी। ठीक है, रीसेंट अवेयरनेस है। अब आप याद रखिए कि नेट सेट हम जब दे रहे हैं, कंप्यूटर साइंस वाले बैठेंगे तो उनको आईसीटी के पूरे मार्क्स आ जाएंगे, इंग्लिश वाले बैठेंगे तो उनको कम्युनिकेशन के पूरे मार्क्स आ जाएंगे, सॉरी इंग्लिश, और कोई भी टॉपिक वाले, मतलब अपनी अपनी स्पेशल है, बट यहाँ पर वो हमको ऑल ओवर जज कर रहे हैं। तो आई कैन नॉट बी मास्टर ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बट डेफिनेटली हम इतने लेवल पर पहुंच चुके हैं कि मैं ये अटेम्प्ट तो कर ही सकते। ठीक है, इंटरनेट क्या है, ऑडियो क्या है, जूम में क्या कर रहे हैं, गूगल मीट किसके लिए स्पेशलाइज्ड है, या आजकल फिर एआई टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, या फिर को पायलट क्या है, ठीक है, या तो फिर बार्ड क्या है, या मैं एआई को एजुकेशन में कैसे यूज कर रही हूँ, कभी कभी सिंपल उसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। ठीक है, तो एक एब्रीवेशन तो उनका आता ही आता है। डिजिटल इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन, जैसे सक्षत क्या है, या फिर विद्वान पोर्टल क्या है, ठीक है, या तो फिर मैं बच्चों को, आजकल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, वो हायर एजुकेशन का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, तो इसके लिए हमेशा याद रखना है, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। बेसिक पढ़ा, वेल एंड गुड। कभी कभी आप जो वो स्टेट लेवल का देते थे ना एग्जाम, एमएससी आईटी, सिर्फ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए, तो वहां से भी हम पढ़ के जाते हैं, तो बहुत बेसिक्स हो जाते हैं। पढ़ते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईमेल्स आर ट्रू, तो ईमेल के बारे में यहाँ पर क्या होती है, कभी कभी दिक्कत, हमने चीजें नोट नहीं की होती, या फिर ऐसा होता है कि उस टाइम स्क्रीन के सामने तो पता होता है, ऐसे विदाउट स्क्रीन नहीं याद आता। ठीक है, तो ईमेल्स के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, यू कैन क्रिएट फोल्डर्स टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज ईमेल्स यूजिंग द सीसी फीचर। सीसी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा था पहले, कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं जिसको हमने बीसीसी मार्क किया, उसको पता लग रहा है, दूसरे सेंटर को पता लग रहा है क्या बीसीसी मार्क है, सीसी, ये ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। Using the CC feature will hide all other recipients. You can add attachment of any size. ये तो गलत है ना, आपको पता है ना कि लिमिट ही होती है, तो सी आंसर में हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 को एलिमिनेट कर। यू कैन ऐड सिग्नेचर्स टू, ये तो हमें पता हो सकता है, यू कैन सेंड ईमेल्स फ्रॉम लैपटॉप कंप्यूटर। ऐसा है क्या, ईमेल सिर्फ लैपटॉप से भेज सकते हैं? नहीं, फोन से भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट्स है, या तो 3 कोडिंग दिया, 2। अब मुझे कौन सा श्योर आंसर नहीं हो सकता, सी, तो मैंने वो एलिमिनेट कर दिया। मुझे कौन सा श्योर आंसर में होना चाहिए, ठीक है, तो मुझे पता है ई भी आंसर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको सोचना, 1 मिनट रीड करना है, तो आप आंसर फिर ढूंढ सकते हैं। ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। यू कैन क्रिएट फोल्डर्स, यस, एंड यू कैन ऐड सिग्नेचर्स। टेक्निकल मीनिंग, यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब मीनिंग पता होना चाहिए, क्या पूछा है। स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन न्यू दिल्ली हैव बीन कम्युनिकेटिंग विद द क्लास इन चंडीगढ़ बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। द टू क्लासेस फाइंड दैट द इमेजेस दे रिसीव फ्रॉम ईच अदर ओकेजनली फ्रीज अप। हम बोलते हैं ना स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन मैच नहीं हो रहा है, वो 25 स्लाइड पर है, बट हमें तो दिख रहा अभी सिर्फ फर्स्ट स्लाइड है। तो ये क्या है, बिफोर द वीडियो कंटिन्यूस, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग बैंडविड्थ। ठीक है, अब हमको उधर मतलब ही नहीं पता व्हाट इज बैंडविड्थ, तो हम आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, फिर अगली बार बफर हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है,
ऐसे हम बोलते हैं ना नहीं आ रहा है नेटवर्क, तो हमें इनकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती, तो कभी कभी वहां पर भी हम अपने मार्क्स खो देते हैं। बैंडविड्थ का मैंने मतलब बता दिया, पढ़ सकते हैं। कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़े, आपकी जिम्मेदारी है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ नेट सेट के व्यू पॉइंट से नहीं, अपनी नॉलेज भी बढ़ानी। कल आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जॉब सिलेक्शन के लिए जाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, या आप दूसरों के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये सब आपको काम आने वाला ही है। जीपीएस, इंटरनेट, ब्लूटूथ, एचटीटीपी, आईटी टर्म्स, उसकी डेफिनेशंस। एक भी आगे स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, ऑप्शन को भी, लिस्ट टू भी पढ़ लेते हैं। वायरलेस स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डेटा व शॉर्ट डिस्टेंसेस, सी एंड वन विल मैच। शॉर्ट मतलब कितना, 30, ठीक है, तो ये याद रखना है, ब्लूटूथ। तो क्या आ गया आंसर, सी और वन। सी और वन कहां पर मैच हो रहा है, दो में, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, अ प्राइवेट नेटवर्क ऑफ वेबसाइट अवेलेबल ओनली टू मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो बी और 4। इंटरनेट, इंटरनेट मतलब बाहर की दुनिया, इंटर मतलब विद इन, ठीक है, कॉलेज के बच्चे कंपटीशन करते हैं विद इन, तो इंटर कंपटीशन, बाहर खेलने जाते हैं तो इंटर होता है वो, तो बी एन फोर। बी एन फोर अब कहाँ मैच हो रहा है, फिर से दो ऑप्शंस में मैच हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर इजी वे में फाइंड आउट नहीं कर पाए। ब्लूटूथ हमने ढूंढ लिया था। एचटीटीपी हमें पता है क्या है, एचटीटीपी है हमारे पास, अ प्रोटोकॉल यूज टू सेंड एंड रिसीव इमेजेस, तो डी और 2 का मैच हो रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। आज ये सिंपल लगा आपको, हो सकता है कल ही कुछ और पूछो, ब्लॉग्स के ऊपर पूछो, यूट्यूब पे पूछो, यूट्यूब का फाउंडर पूछ रहे हो, या फेसबुक के बारे कुछ पूछ रहे हो, तो ऐसे थोड़े को अपने आप को अपडेट, ये बुक्स में नहीं भी आता है, कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज, ये सबसे हमारा बड़ा यूनिट होता है, और अक्सर सबको बोरिंग लगता है, बट इतना याद रखिए, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पीपल, लोगों के बारे, डेवलपमेंट के बारे और इन्वायरमेंट, सिर्फ ईवीएस नहीं है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में कभी बीएमएस बीकॉम को पढ़ाया है इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा टीचर्स को बोलती हूँ, हमेशा बोलते कॉलेजेस वाले हमें कुछ भी सिलेबस दे देते पढ़ाने को, कोई भी जब तक आपका नेट सेट नहीं होता आपको ये सब बेनिफिट ही देने वाला है, ठीक है। अब आप अपने स्कूल के बच्चों को, या कभी ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, अपने घर में किसी को पढ़ा रहे हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर हो रहा है, ठीक है। ऑलवेज कीप्स योर आइज एंड ईयर ओपन, यहाँ पर हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर क्वेश्चन आ ही रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन गोल नंबर भी आ जाता है, क्योंकि आप देखिए आप, हमारी कॉन्फ्रेंस की थीम्स भी सस्टेनेबिलिटी पर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सस्टेनेबल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हमारे पास, फिर आप देखिए हमारे बिजनेस मॉडल्स भी सस्टेनेबल हो रहे हैं, आप ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल बन गए, आप वहाँ कचरा नहीं करके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिजास्टर्स पर क्वेश्चन आते हैं, पॉल्यूशन तो फेवरेट क्वेश्चन है, सिर्फ ये डिफिकल्ट है कि एयर पर आने वाला है या वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, फेवरेट क्वेश्चन, कब किसके आगे नॉट वर्ड लग गया वो भी देखना है। फिर हमारे अग्रीमेंट्स है, ठीक है, पेरिस अग्रीमेंट के लिए क्या हो रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये अक्सर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट पता है, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो नहीं पता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज इट्स हेडक्वार्टर, अब हमें पता ही नहीं व्हाट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज इंडिया। अगली बार आएगा कितने मेंबर्स है, अलायंस वाले कर रहे क्या है, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, कब स्टार्ट हुआ, किसकी गवर्नमेंट लीडरशिप थी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी पढ़े तो इसके पहले एमडीजीज थे, एमडीजीज का फुल फॉर्म मल्टी क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बोलते गए एम से, मिलेनियम के बदले मल्टीपल डाल देंगे, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने गोल्स थे, 8, कब आए, 2000 में। क्यों एसडीजी आया, क्योंकि एमडीजी फेल हो गया, ठीक है। तो एमडीजी और एसडीजी में कौन से फर्क वाले गोल्स हैं, ऑप्शंस आ जाएगी, इसमें से आइडेंटिफाई करो एमडीजी के गोल कौन से, एसडीजी 1, इसको स्टोरी बना के आप जरूर पढ़िए। नो पॉवर्टी, जैसे पॉवर्टी नहीं होगी तो हमारे पास इनकम होगी, इनकम होगी तो जीरो हंगर होगा, हंगर हम अच्छा खा रहे तो हमारी गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, हमारे पास इनकम अच्छी है तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, तो ये हमारे पास 17 गोल्स है, कब तक अचीव करना है, क्या प्रेजेंट स्टेटस है, कौन सी कंट्रीज किसके लिए क्या कर रही है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही क्या है, सस्टेनेबिलिटी इज, पता है सबको, आई एम श्योर पता होगा, यू आर मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। अगर आपने कल की न्यूज देखी होगी तो बेंगलोर सिटी का देखिए पानी की कितनी दिक्कत आ गई है, फ्यूचर में हम सबके साथ भी वही होने वाला है, ठीक है। तो हम अपने रिसोर्सेज को आज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, सही तरीके से यूज नहीं कर रहे, जब देखो वेस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई बंद नहीं करके जाते रूम में, बिल नहीं आ रहा है ये सोच के, ऐसे नहीं होता है ना। तो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, कंजम्पशन भी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए और प्रोडक्शन भी, ठीक है। ये हमारे 8 डेवलपमेंट गोल्स हैं, दोनों में क्या फर्क है, 4 गोल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 गोल क्या, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो जरूर ये पढ़ के जाइए। क्वेश्चन पढ़ लेते, डिजास्टर्स पर है, असर्शन और रीजनिंग, सबसे डिफिकल्ट लगता है कॉन्सेप्ट। असर्शन और रीजनिंग दो स्टेटमेंट्स रहती है, विच में बी ट्रू, विच में नॉट बी ट्रू, विच में बी इंडिपेंडेंटली करेक्ट एंड विच में बी करेक्ट विद द एक्सप्लेनेशन,
ठीक है, तो अदर असर्शन की एक्सप्लेनेशन। तो जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें ना, पहले स्टेटमेंट्स पर देख ले। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स में क्या है, आंसर कोडिंग, ए बोथ आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ आर ट्रू एंड नॉट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं असर्शन। बोल रही स्टेटमेंट, द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर डज नॉट डिपेंड ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर क्या सोशियो इकोनॉमिक पर डिपेंड नहीं होता है? रीजन बोल रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ अ सोसाइटी एंड ऑफ कोर्स नेचुरल डिजास्टर्स डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उनको नहीं पता कि बॉर्डरिंग कंट्रीज है तो यहाँ पर इंडिया में आना है तो उसकी बॉर्डर कंट्री पर नहीं आना है। ठीक है, वो नहीं देखता ना, गरीब अमीर पर आते हैं। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब मैं बोल रही हूँ मुझे लगता है आर इज करेक्ट, तो या तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हमको दोनों को जोड़ना है। इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर डज नॉट डिपेंड ऑन सोशियो इकोनॉमिक, दिस इज फॉल्स। व्हाई दिस इज फॉल्स? बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर वो डिपेंड होता है आपकी सोसाइटी। अब जैसे है ना, कल आपने देखा हो तो काफी न्यूज में बता रहे थे बेंगलोर की प्रॉब्लम क्या है, क्या वेस्टेज से, वो कह रही है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के वजह से प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, कितने लोग मेट्रो सिटीज में माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर रिसोर्सेज तो उतने ही है ना, हम अपनी पॉपुलेशन तो एक्सपांड होते जा रही है, तो क्या रीजन है? ठीक है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, इट डिपेंड्स ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सोसाइटी और अब देखिए कभी भी डिजास्टर होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स, जो लोग गरीब होते हैं उनकी लाइफ बिल्ड करनी वापस बहुत डिफिकल्ट, बट अगर आप अमीर और आपके रिसोर्सेज सेव हो गए तो आपकी लाइफ भी बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगी, रीबिल्ड। नेचुरल डिजास्टर्स क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, मैनमेड कौन से नेचुरल, अब हमें नाम ही नहीं पता होता, टाइफून क्या पता ही नहीं, सुनामी और उसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना जरूरी है। कौन से यहाँ पर कौन सी डिजास्टर आई थी, कौन सी कंट्री में क्या प्रॉब्लम था, ओशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ कहीं पर फिशेस एक्वेटिक मरीन लाइफ को डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है, या जैसे जू बीच क्लीन हो रहा है, वर्सोवा बीच क्लीन हो रहा है, ऐसे सारे क्वेश्चन मतलब वर्ल्ड ओवर। स्टेट लेवल में सिर्फ क्या हो जाएगा, स्टेट परस्पेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, महाराष्ट्र रिलेटेड एक दो स्कीम्स के बारे, या फिर इंडिया लेवल में तो आपको पता है कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हायर एजुकेशन सिस्टम जो हमारा लास्ट यूनिट है, यहाँ पर हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जरूर पढ़ के जानी है। अब आप टीचर्स अगर जॉब पर है तो आपको पता है उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस के बारे क्या चल रहा है, उसका फुल फॉर्म मिनिस्ट्री 5+3+3 वाला रूल क्या आ गया है, कौन सी चीज को एलिमिनेट कर दिया है, उसके 5 पिलर्स कौन से, एक्सेस, इक्विटी, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी। फिर हायर एजुकेशन आप कभी अपने स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स देख ली, सीजीपीए जीपीए क्या रहता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या है। ठीक है, 2014 में अभी बहुत सारे प्रेजेंट चेंजेस आ चुके हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे। फिर हायर एजुकेशन एग्जिस्टेंस में जैसे एशियन टाइम से था तो गुरुकुल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओरिएंटल कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशन, आजकल जैसे ऑटोनॉमीज हो गई कॉलेजेस की, तो ऑटोनॉमी कितने सालों के लिए अवार्ड होती है, वैसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। फिर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्या फर्क है, या व्हाट इज एफिलिएशन, यहाँ भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थोड़े साल बाद एफिलिएशन बंद होता जाएगा, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आने वाली क्या है इसे, तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल, अभी जैसे आपने देखा होगा तो बीएमएस को नाम रीनेम करना है क्या, उसको एआईसीटी के अंदर देना है क्या, क्या वो टेक्निकल एजुकेशन है, फिर जब वो अदर टेक्निकल एजुकेशन है तो क्या उसके लिए हमारे पास इतना मैन पावर, इतनी रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कब रखते हो अवेयरनेस, जब आप ऑन द जॉब होते हो, या तो फिर आपको पता है कि आप रिसेंट अवेयरनेस खुद रख पा रहे। वैल्यू एजुकेशन एनवायरमेंटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। पहले इसको सिर्फ राज्यसभा लोकसभा बोलते थे लोग ये टॉपिक को, पॉलिटी एंड ऑल, बट अब ये काफी इन डेप्थ। अभी जैसे आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस पर फोकस कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और इंटर्नशिप्स और वोकेशनल। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हम ग्रेजुएट्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं बट क्या वो इम्प्लॉयबल है, क्या उनको अपॉर्चुनिटीज मिल पा रही है, तो ये हमारा पता होना चाहिए एलिमेंट्री सेकेंडरी। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चेंज हो गया है, जहां पर चेंजेस आप देख सकते हैं। As per new education policy 2022 for offering a 4-year integrated teacher preparation program, all the teacher education institutions will be required to convert to multidisciplinary। ठीक है, तो क्वेश्चन बता रहे हैं क्या चेंजेस होने वाले हैं, कब तक होने, 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी वही है। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए ये क्वेश्चन इतना छोटा सा था, पढ़ के मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा, तो ये जो मेरा टाइम बच गया 1 मिनट आधा सेकंड, ये मैं कोई और क्वेश्चन पर यूटिलाइज कर सकती हूँ। हायर एजुकेशन इनिशिएटिव्स देखिए लिस्ट में ई इनिशिएटिव्स और डिस्क्रिप्शन, तो विद्वान, डिजिलॉकर, सक्षत, शोधगंगा। शोधगंगा आपको पता है पीएचडी कर रहे हो तो यस, हमारा रिपोजिटरी ऑफ इंडियन थीसिस। शोधगंगोत्री पर आपके पास आते हैं एब्स्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अभी मुझे शोधगंगा पता है, क्विकली मैं जाती हूँ देखती हूँ मुझे कहाँ मैच हो रहा है, तो डी और 1 मैच, और ऑप्शन में डी और 1 मैच हो गया एक ही में, तो यहीं पर आपके मार्क्स आ गए। बट याद रखिए कभी भी डोंट जंप टू द कंक्लूजन, सारे ऑप्शन रीड करिए। डिजी लॉकर मतलब BN3,
सॉरी BN4 प्लेटफॉर्म फॉर इशुएंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपने डिजीलॉकर यूज नहीं किया तो करके देखिए। साक्षात क्या है, सी और टू मैच हो रहा है, एजुकेशन पोर्टल टू फैसिलिटेट लर्निंग। और शोधगंगा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। और विद्वान नाम से ही समझ आ रहा है, डेटाबेस ऑफ लीडिंग साइंटिस्ट। कल ई ज्ञान आ सकता है, IIT ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। कुछ डिसेबल बच्चों के लिए कुछ CDEC है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, उन्होंने स्पीच जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसके लिए कुछ किया है इनिशिएटिव। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, 2008 2012 से एग्जिस्टेंस है, बट अभी इनको रिसेंटली बहुत ज्यादा वेटेज मिला हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए MOOCs का फुल फॉर्म क्या है, कौन से कोर्स MOOCs ऑफर कर रहे हैं। जैसे आप अदर अपने आप को अपडेटेड रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप MOOCs के लिए कहाँ पढ़ रहे, स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ठीक है, और ये क्या बेनिफिट दे रहा है, इसका मतलब क्या है। तो ये सब चीजें मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव क्यों है, क्योंकि कोई भी जिसके पास इंटरनेट एक्सेस है वो कर सकता है, एनीवन कैन यूज इट, ऑनलाइन है और इट इज अ कोर्स। आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। नोट एज पर सिलेबस, 5 क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और मैं हमेशा इंपॉर्टेंट बोलती हूँ, ये चीजें याद रखिए। डोंट जंप टू द कंक्लूजन, ट्रिक्स टिप्स आ गए, स्टिल रीड ऑल द, कोई भी एक टॉपिक स्किप मत कीजिए, कंपेंसेट करिए उसको दूसरे से। पेपर 1 में वो चल जाएगा फिर भी एक बार, बट पेपर 2 इज अनप्रेडिक्टेबल। बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, पेपर बहुत इजी था, डरना भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं खोना है, ठीक है। जब भी कोई वर्ड्स आता है ना, नॉट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स, तो वो देखिए क्या पूछ रहा है, उसको वर्ड को हाईलाइट कीजिए। फिर क्या होता है, नॉट के बदले हमने इजी पढ़ लिया होता है। जब भी क्वेश्चन में 2 नेगेटिव होगी, उन दोनों को क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। Tricks depend on the question and options. When in doubt, mark the option you feel the best. Change your prayers to मुझे पास नहीं होना है, मुझे क्वालिफाई होना है। Trust me, it works. And मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है या आप कोई चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे प्लीज बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको मेरी ये PPT चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं काफी सारे अपने मुंबई के ग्रुप्स पर एक्टिव हूँ, तो अगर आप मुझे पहचानते हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी जैसे सेट एग्जाम तो कल हमारा हो जाएगा, तो जो भी आपको उसका रिजल्ट आए, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमको ये एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है। आई रियली प्रे कि आप लोग कल ही क्वालिफाई, बट जब आपका सेट हो जाता है तो प्लीज नेट भी क्वालिफाई करना है, क्योंकि देखिए आप कभी भी सिटी चेंज कर सकते हैं, गर्ल्स है तो शादी हो सकती है, या फिर आपको एक ठप्पा लग जाता है कि आप ऑल इंडिया में एलिजिबल है। सेट बुरा है या नेट अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये स्टेट के बाद नेट लेवल भी जरूर कर ले, क्योंकि देखिए PhD एडमिशन होगी तो मे बी वो सब नेट के। ये एक पर्सनल मैसेज हमेशा बोलती हूँ, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेन एवर पॉसिबल, बिकॉज 1 बस कैन रिप्लेस अ मिनिमम ऑफ 30 कार्स। आज हम नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए। देखिए मेरे पास 126 स्लाइड पर हूँ, बट मेरे पास टोटल 196 स्लाइड्स है, तो आप मेरे से ये क्वेश्चंस मांग सकते हैं। और मैंने वीडियोस काफी प्लेलिस्ट बनाई हुई है पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की, तो आप ये यूज कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है। और आपको लगता है कि कभी भी कुछ डाउट है, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाइए, ठीक है, घबराइए मत, क्वालिफाई हो जाइए, मुझे बताना अगर आप क्वालिफाई हो गए तो। और आपको फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज के भी ऑल द बेस्ट, और PhD अगर आप कर रहे हैं आपको उसके लिए भी। और फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।